बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क का सियासी महाज गर्म है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात की घड़ी आन पहुंची है। 8 रोज़ बाद यानी 27 जुलाई को वहां पर वोटिंग होगी और सियासी जमातें मुतहर्रिक हैं, नारे, बयानिए, दावे अपने वोटर्स के सामने रख रहे हैं और भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। और इस दफ़ा का जो इलेक्शन है मुबस्सिरीन की राय में बड़ा कलीदी अहमियत का हामिल इसलिए है कि जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हालात व वाक़यात हैं, और बहुत सौ का मानना यह है कि ये इलेक्शन जो है आज़ाद कश्मीर की सियासत के रुख का तयन करेंगे। फिर आज 19 जुलाई भी है, यौम इलाके पाकिस्तान, यानी कि 19 जुलाई 1947 को पाकिस्तान बनने से कबल ही कश्मीरियों ने इलाके पाकिस्तान का अयादा किया था, करारदाद मंजूर की थी। तो ये कोइंसिडेंटली आज के दिन फॉल कर रहा है, तो इसका भी हमने तस्करा किया। दूसरी जानिब नौरीन नियाजी साहिबा जो बानी चेयरमैन पीटीआई की हमशीरा हैं, उनका जो एक इंटरव्यू जिसपे उन्होंने गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की और पाक फौज, मार्का हक और भारत के हवाले हवाले से मुतनाज़ा इल्ज़ामात आयद किए, मुतअद्दिद इल्ज़ामात आयद किए, जिसमें उनके मुताबिक जो मार्का हक है वो अफवाज पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर आज़म के दरमियान गठजोड़ की वजह से हुआ। और साथ में उनका ये भी कहना है कि उन्होंने इसराइल की साजिश को भी इससे जोड़ा है और बुना है। अब उनको नोटिस मिल गया है साइबर क्राइम की जानिब से और कल उनकी तलबी है 20 जुलाई को। यकीनन उनका ये जो बयान है उन्होंने पीटीआई के लिए मुश्किलात खड़ी की हैं, इसमें पीटीआई का मौक़िफ़ भी जानेंगे और आखिर में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल का अहाता करेंगे, जहाँ पर 8वें रोज़ भी बमबारी का एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला जारी है। इसमें को हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में 3 नुमाइंदा शख्स ज्वाइन किया है, मैं उनका तारुफ करा देता हूँ। सेनेटर नासिर भट्ट साहब मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा हमारे साथ DSNG लिंक पे मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। शफी जान साहब वज़ीर इत्तलात व नशियात खैबर पख्तूनख्वा जूम वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद है, आपका शुक्रिया। और रज़ा हारून साहब जूम वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा। शफी जान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। नौरीन नियाज़ी साहबा का जो इंटरव्यू आया है ये तो बहुत ही मुतनाज़ा उन्होंने गुफ्तगू की है और जिसको इंडियन मीडिया ने इतना उठाया हुआ है, अपने बयानिए में डाल रहे हैं कि मार्का हक, जिसमें पूरी दुनिया इसकी गवाह है कि पाकिस्तान ने उनको नाकाबिले तलाफ़ी शिकस्त दी है, नुकसान पहुंचाया, उनके तैयारे गिराए। और अब तो इंडिया ने भी फिगर्स अपनी जारी किए हैं कि कितने सोल्जर्स जो हैं वो इसमें मारे गए और कितने तैयारे जो है उनके गिरे हैं। बल्कि परवीन सुहानी साहब तो इस पर डेली व्लॉग करते हैं। नौरीन नियाज़ी साहबा को अचानक कैसे ख्याल आया कि ये गठजोड़ था और ये जो मार्का हुआ है ये हुआ ही नहीं है इन अ वे उनके मुताबिक, और ये तो 2 मिनट पे खाकम बदन मोदी पाकिस्तान को फिक्स कर सकता है? सबसे पहले अनवर साहब आपका शुक्रिया। जहाँ तक इस बयान का ताल्लुक है, ये किसी का ज़ाती ख्याल तो हो सकता है, ये तहरीक इंसाफ का बयानिया नहीं है। मार्का हक में पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटाई है और पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत फिक्स नहीं कर सकती। इंशाल्लाह क़यामत तक पाकिस्तान कायम रहेगा। पाकिस्तान हमारी ईमान का हिस्सा है और पाकिस्तान के हर एक इंच की हिफाजत करना हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है। इंशाअल्लाह। अब ये जो बयान है, ये किसी का ज़ाती ख्याल हो सकता है। इसका तहरीक इंसाफ से या तहरीक इंसाफ के बयानी से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन इस अब पे ये इसको वज़ाहत इस आनी इसको नहीं स चाहिए। शफी जान साहब, आप देखिए, आपकी बात सही है कि अगर पीटीआई से ताल्लुक नहीं तो पीटीआई के ऑफिशियल कोई नहीं जो देखिए सेक्रेटरी इत्तलात हैं उनकी तरफ से कोई बयान या चेयरमैन की तरफ से वज़ाहत नहीं आनी चाहिए? नहीं देखिए उनका वो तो किसी सियासी ओहदे पे तो नहीं है तहरीक इंसाफ के। तहरीक इंसाफ का कोई ओहदा उनके पास नहीं है। अगर किसी ने उनका इंटरव्यू किया है तो वो ज़ाती हैसियत में किया होगा और ज़ाती हैसियत में इंटरव्यू किया गया तो उनका बयान भी ज़ाती है। खान साहब की बात बहन है ना बड़ी सर? खान साहब की नहीं बहन है वो। बात देखिए, इमरान खान साहब से ज़्यादा मुहिब वतन इस पाकिस्तान के सियासी नहीं, आपने कहा, मंजरनामे मैं में उनकी कोई लीडर अहमियत नहीं की है। बात कर रहा हूँ कि चाहे वो अलीमा खान साहिबा हों, नौरीन नहीं नियाज़ी देखिए, अगर फिर साहिबा हम हों, ब डॉक्टर देखिए उस्मा हों। अगर देखिए अगर हम फिर बयानात की बात करें तो फिर ये लिस्ट बड़ी लंबी है, फिर तो सबको मज़म्मत करनी पड़ेगी। मैंने तो शुरू में कह दिया उनका ज़ाती ख़्याल हो सकता है, ये तहरीक इंसाफ का बयानिया नहीं है, इस चीज़ को समेट के हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, आप समेटने में आगे बढ़ना चाहिए। अब आप नासिर भट्ट साहब, इस जो एक्सप्लेनेशन दिया शफी जान साहब ने, वो कहते हैं, उन्होंने वैसे ये तो बड़ी अच्छी बात की है कि पाकिस्तान, और बिल्कुल हम उनकी हम आवाज़ हैं और हमारा ईमान भी है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह कभी नहीं मिटेगा और पाकिस्तान को कोई फिक्स नहीं कर सकता। लेकिन वो कह रहे हैं उनका ज़ाती बयान है और जो पीटीआई है वो उनकी उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने फिर माजी के हवाले भी दिए, आपकी लीडरशिप के हवाले से भी हवाले दिए। तो नासिर भट्ट साहब, उनको तो अब तलबी का नोटिस हो गया है, इसका मतलब है कि उन पे तो जवाब तलबी होगी कि उन्होंने जो ये इल्ज़ामात लगाए हैं किस बुनियाद पे लगाए हैं। आप किस तरह देखते हैं इसको सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफ़ी जान साहब की बातें सुन रहा हूँ ना मैं, ये पीटीआई का यही वतीरा है
ये इन लोगों ने जब किया ना वो अपने आर्मी पे हमला जाके GHQ में कोर कमांडर के घर, उसने कहा मुझे वो वीडियो दिखाएं, वो मुझे दिखाएं जिसमें हमारे लोग थे। वो यास्मीन राशिद कहीं और से आई थी, बाकी लोग, तो इसने आज तक उसकी माफ़ी नहीं मांगी। मैंने कई दफ़ा प्रोग्राम में कहा है कि ये पहले दिन उसकी माफ़ी मांग लेता ना, जैसे आप शफी जान साहब कह रहे हैं, कंडेम कर दे उसको कि जो नौरीन ने कहा गलत कहा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, इसको ये कंडेम करते कुछ भी नहीं करेंगे। ये इनका वतीरा है, ये पाकिस्तान दुश्मन जमात है, ये साबित कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कतर में 40,000 जो दहशतगर्द थे ना, वो उसका नाम है क्या थे वो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो लोग वापस आए ना पाकिस्तान में। आज हम जिस मुसीबत में हैं, ये इनकी वजह यही है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में कभी अमन नहीं आने देंगे। पाकिस्तान में बेहतरी होगी, उसके खिलाफ ये एहतजाज करेंगे, जुलूस निकालेंगे। रेंजर्स ये को कह रहे वो गैर सियासी शहीद खातून किया, है। पुलिस वालों को इन्होंने मारा। कौन से वो गैर सियासी खातून है? सुबह शाम वो अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बातें कर रही होती है। ये जब भी कोई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आता है, बात होती है, ये उसकी मुखालफत करते हैं। आप मुझे बताएं, PTI के एक शख्स ने भी ये कहा कि जो नौरीन ने बात किया ये गलत है, हम पाकिस्तान मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, हम उनकी मुखालफत करते हैं। अब उस पर पर्चा हो गया, इनको कहें कोई ना जाए उसके पीछे, ये सारे वहाँ खड़े होंगे ना, ये कहेंगे देखें ये बड़ा जुल्म है, लेकिन ये नहीं देखते ये हिंदुस्तान की जुबान बोल रहे हैं। इनको ये इनका काम है ये बात करना। पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की दुनिया मानती है, पाकिस्तान मीडिएटर है। इनके दौर में, मैं सुने एक मिनट बाद, ये वो लोग हैं, इनके दौर में हमारी खारजा पॉलिसी ऐसी थी, कोई मुल्क हमसे बात नहीं करता था। ये कहते थे अमेरिका को कहें मैं मिस कॉल दे दे, इनसे हमसे सऊदिया नाराज, चाइना नाराज, ये आइसोलेट करके चले गए थे, पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर। इनका काम ही यही है। ये वो लोग हैं, जब पाकिस्तान और IMF के मुआहदे हो रहे थे, इन्होंने ख़त लिखे उसको, उस वक्त का जो इनका वज़ीर ख़जाना था पंजाब का, KPK का, उसकी ऑडियो सब उस पर सोशल मीडिया पे थी कि पाकिस्तान के साथ उनको कहा कि इनके साथ मुआहदे ना करें, हम इसके बाद आके तोड़ देंगे। आपने इनकी तारीख है, ये वो लोग हैं। जी सर, आपने इनकी तारीख बताई। मैं शफीजा साहब आपके साथ, तो रजा हारून साहब की भी मैं टेक लेना चाहूँगा। रजा भाई, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? इसको जो नौरीन नियाजी साहबा का बयान, इन्होंने वैसे पहले भी मैं देख रहा था, इंडियन टुडे को भी एक इंटरव्यू दिया था, उसमें भी इन्होंने इसी तरह की गुफ्तगू की थी। ये सेकंड टाइम एक इंटरव्यू उनका आया है, और जो है वो हम तो चला भी नहीं सकते, ज़रूरत है जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है। शफी जान साहब कह रहे हैं कि ये PTI के इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ज़ाहिर बात है वो PTI की मेंबर तो नहीं है, लेकिन एक फेस आजकल हैं, जब से खान साहब पाबंदी सलासल हैं, तो तीनों सिस्टर्स जो हैं हम देखते हैं अडयाला जेल के बाहर भी हों या हर जगह पे। और शफी जान साहब को मैंने देखा है अलीमा खान साहबा के साथ, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, यानी कि ओनरशिप तो होती है इनकी, लेकिन वो कह रहे हैं उनके बयान से PTI का कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। एक बात है कि ये ख्यालात जो बैंड के हैं ना, ये भाई के भी हैं। ओके जी जी रजा साहब। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ शफी जान साहब की इस बयान का खैर मकदम करना चाहिए कि उन्होंने पार्टी को नौरीन साहिबा के बयान से अलग किया है जी, और ज़ाहिर तर्जुमान है, तो इस बात का खैर मकदम करना चाहिए। साथ साथ हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ये इत्तफाकिया चीज़ नहीं है। आपको याद होगा कि जब मार्का जब ये सब कुछ हो रहा था मई में, तो उस वक्त अलीमा खान साहब एक बड़ा मुतनाज़ा बयान था और उन्होंने बड़ी मुतनाज़ा बात की थी, और आज जो है नौरीन खान साहबा की ये चामत सामने आ रही है, और ये एक तसलसल है। और इस तसलसल को मैं समझता हूँ कि हमें बड़े गौर से देखना पड़ेगा, और ये बात तय करने वाली ज़्यादा तय करनी है, PTI को ये बात तय करनी है कि आया इस वक्त अलीमा खान साहिबा जो है वो चित्राल में रैलीज को लीड कर रही हैं, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं? और शफी जान साहब यहाँ जो है मुश्किल में पड़ जाती है पार्टी। एक जाने वो कहते हैं पार्टी से बहनों का ताल्लुक नहीं है, एक दूसरी जाने वो रैलीज को लीड करें, खिताबात करें, जलसों की कॉल दें, एहतजाज की कॉल दें, PTI के लोग उनके साथ खड़े हों। तो ये एक बड़ी कॉन्ड्रम है, और मैं समझता हूँ कि खान साहब को जितना नुकसान उनकी बहनों ने पहुंचाया है, उनकी बहनों की मोहब्बत और अपने भाई से जो उनका वो है, उससे कोई हमें वो मसला नहीं है, वो होना भी चाहिए बहनों का। लेकिन जब बहनें सियासी मामलात में आ जाती हैं तो फिर उनका एक सियासी रोल बन जाता है, और जाहिर है जब वो खान साहब की बहनें, तो उनका 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 एहतराम पार्टी के ऊपर वाजिब हो जाता है, फिर वो जो बातें करती हैं। तो ये बड़ा एक मुश्किल वक्त है PTI के लिए, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि शफीन जहाँ साहब जो बात कर रहे हैं, हमें उसको ऑन द फेस वैल्यू लेना चाहिए। PTI को बहुत सारी बातें सोचनी पड़ेंगी कि अगर उनकी लीडरशिप अगर खुला स्टैंड नहीं लेती, और लीडरशिप जो है इस तरह की एक्टिविटीज को जारी रहने देती है, तो फिर ये नुकसानदेह है पार्टी के लिए। आप एक बात याद रखें
कि जब ये मार्का हक हुआ और हमारी कामयाबी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के रहम और करम जी और उसके फजल से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, तो उसके बाद पीटीआई ने बैरून मुल्क मुजाहरे किए। जब फील्ड मार्शल साहब लंदन गए तो लंदन में मुजाहरा किया, जब फील्ड मार्शल साहब अमेरिका गए, ट्रम्प साहब ने लंच बुलाए, तो उन्होंने वहां ठीक ट्रम्प के वहां वहां मुजाहरे किए और फील्ड मार्शल के खिलाफ मुजाहरे किए। और ये मार्का की कामयाबी के बाद है। फिर अगर आप जो न्यूयॉर्क टाइम्स का इश्तिहार उठा के देखें जो कि पीटीआई की ओवरसीज लोगों ने शाया किया था, उसकी आप तहरीर पढ़ तो ले जरा क्या है। तो ये भी कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली एक वेल थॉट पॉलिसी नजर आती है पीटीआई की। और पीटीआई की, हो जी सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि पीटीआई की मकामी क़यादत शायद इस बात से आगाह ना हो, लेकिन पीटीआई के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, पीटीआई पे जो हाँ बेसिकली काबिज लोग हैं, पीटीआई की लीडरशिप को जिन्होंने हाईजैक कर रखा है, उनका बयानिया वो वही है जो नौरीन साहबा ने कहा है। और ये आप अगर आइन का आर्टिकल 5 उठा के देखेंगे तो आर्टिकल 5 आइन का इस बात को पाबंद करता है शरीकों की, उसकी लॉयल्टी ऑफ द स्टेट जो है इनवायलेबल है। जरा मैं इनसे पूछ लेता हूँ उसकी शफी जान साहब से। शफी जान साहब, आपने सुना, आप समझते हैं पार्टी को इससे नुकसान पहुंचता है, इस तरह के बयानात से आपके रास्ते मसदूद होते हैं? और ये एक जो रजा हारून साहब कह रहे हैं कि एक तसलसल है, और क्या जो सेंटर साहब ने नुक्ता उठाया, खान साहब की सोच की अक्कासी है जो उनकी सिस्टर ने बात की, या उनकी सोच इससे अलग है? देखिए, जब भी पाकिस्तान की बारी आई है, इमरान खान साहब ने अपनी ज़ाती तरजीहात को साइड पे रख के हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। ये भट्ट साहब जो हैं, ये तो इमरान फोबिया में एक पूरी जुमात ही मुब्तला है। आपने देखा होगा कि हम लियाकत बाग में जब जलसा कर रहे थे और इस्लामाबाद टॉक्स होने थे, तो इमरान खान साहब ने ये फैसला किया था कि आप ये जलसा मुलतवी करें, क्योंकि ये पाकिस्तान की बात है। बारहा हम इसका अमली सबूत भी दे चुके हैं और उन्होंने ये हुक्म दिया कि आप 10 रोज़ के बाद खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान के मकाम पे फिर जलसा किया गया था, जहाँ पे जगह कम पड़ गई थी, जहाँ पे अफरीदी साहब ने उस जलसे को लीड किया था। लेकिन बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब से ज़्यादा मुहिब वतन कोई भी इस वक्त सियासी मंजरनामे में नहीं है। भट्ट साहब उस पे तो जवाब नहीं देंगे। भट्ट साहब ने तो बात की 26 नवंबर, क्योंकि नून के पास तो और कोई चीज़ रही नहीं है। इनके साथ जब भी बात होगी, इनको 26 नवंबर याद आएगा, इनको 9 मई याद होगा। 9 मई जिसने किया उसकी सीसीटीवी फुटेज ले आएं, उसको सजा दे दें। बात बड़ी वाज़ेह है। सजाएं तो हुई है देखिए ना? बात नहीं, देखिए हम तो ये कहते हैं कि 9 मई तहरीक इंसाफ ने करवाया। 9 मई उसने किया जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई उसका बाकायदा तौर पे ये एक केस बनना चाहिए और इसकी पूरी एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो कौन से अवामिल है जिसने 9 मई की सीसीटीवी फुटेज चुराई। 9 मई से तहरीक इंसाफ ने कुछ हासिल नहीं किया। 9 मई का बेनिफिशियरी जो है नुकसान वो हुआ ना कोई आपको और 9 है। मई से? देखिए 9 मई से डेफिनेटली तो नुकसान सर हुआ। यही तो मेरा जो नुक्ता है कि इस तरह के बयानात जो नौरीन न्याजी साहब ने थे, तो आप लोगों को नुकसान होगा ना जमात को। जैसे ही बात करें अलीमा खान साहब, तो सर फेस तो एक तरह से है ना पीटीआई के, आप लोग मौजूद होते हैं उनके साथ, अब इनको देखिए तलबी मैंने हुई है। अगर आप पूरा शो भी इस पे कर दें अनवार साहब, मेरी स्टेटमेंट वही होगी कि इस चीज़ को समेट के आगे बढ़ना चाहिए। वो उनका ज़ाती ख्याल हो ठीक है, सकता है, इनका इस चीज़ से जुमात का कोई लेना देना नहीं है। ओके, अगर ठीक। फिर मुजम्मत की बात आई है, फिर नासिर भट्ट साहब यहाँ पे मौजूद है, रजा हारून साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, वो यहाँ पे मौजूद है। तो क्या फिर नून लीग ने जो नारे ये लगाते थे, क्या उस पर ये मुजम्मत करेंगे? चलिए, आपने कहा कि डिसोसिएट किया, ये तो नासिर भट्ट साहब, शफी जान साहब कह रहे हैं कि पार्टी इससे जो है वो अलहदा है, लेकिन वो कहते हैं अगर मजम्मत की बात आप हमसे करेंगे तो फिर आपको भी साबका बयानात पे फिर मजम्मत करनी पड़ेगी। हमारा एक ऐसा कोई बयान बता दें जिसने पाक फ़ौज पे ये हमला किया हो, ये बात की हो कि ये जो है ना पाकिस्तान पे जो दहशत गर्दी होती है उसको जब पाक फ़ौज उनको मुकाबला करती है, शहीद होते हैं हमारे लोग, उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब हों या साबका प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ साहब हों या शहबाज साहब हों, वहाँ जो शोधा के जनाजे में भी जाते हैं। मुझे एक दिन बताएं कि इमरान खान वज़ीर आज़म होने का बावजूद जब वो मुसल्लत हुआ था, ये कभी किसी शोधा के जनाजे पे गया हो? मुझे निकाल के दिखा दे शफी जान, तो मैं इसको मान जाऊँ। वो तो किसी के उसने कंडेम नहीं किया। वो जो दुबई में बैठे हैं, लंदन में बैठे यूट्यूबर, वो कितना बुरा भला कहते हैं आर्मी चीफ के बारे में। मुझे आप बताएं, आज तक इन्होंने इनको डिसऑन किया है? आज ये डिसऑन कर दे, कह दे। वो जो बाहर बैठे हैं 2-4 यूट्यूबर, वो जो वहाँ जाके वो एहतजाज करते हैं, आर्मी चीफ के बारे में बातें करते हैं, ये कह दे हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो जो है पाकिस्तान के दुश्मन है। ये बात कभी नहीं करेंगे और ये याद रखें। जवाब देता हूँ, एक सेकंड मैं बताता हूँ। आपको मैं बताता हूँ। ये सारी चीज़ें आज ये पीटीआई का कोई
नुमाइंदा ये कह दे कि जो कुछ इमरान खान की बहन ने कहा है ये जो है ना, ये जो है ना दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आता है। मैं कहता हूँ ये हिंदुस्तान के साथ ये बातें तो हिंदुस्तान को करनी चाहिए। हिंदुस्तान का कोई सियासी कोई लीडर बात करे तो उसे समझ आती है, वो कहता है नहीं जी पाकिस्तान ने नहीं मारा या पाकिस्तान हमारे साथ मिला हुआ था, वो करें तो ठीक है। हमारा पाकिस्तान का साबिक़ा वज़ीर आज़म की बहन ये बात करे तो आप मुझे बताएं कैसे हो सकता है? ये लोग हैं ही, इनकी सोच ऐसी है, इनको कहें अपनी सोच बदलें। इसके अभी जो उसके खिलाफ FIR भी कटनी चाहिए और ये पाकिस्तान के हर बंदे अवाम का जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है मुझे वो ये कहता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको कंडेम करना चाहिए। और ये शफी जान साहब वो कह रहे हैं अपनी सोच बदले, और सर ये रजा साहब भी कह रहे हैं जो बाहर यूट्यूबर्स हैं या आपके मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। जहां तक यूट्यूबर्स की बात है अनवार साहब, देखिए तहरीक इंसाफ जो इमरान खान साहब का हैंडल है या जो तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल का हैंडल, बिल्कुल हम उसको ऑन करते हैं। उसके अलावा अगर कोई बाकी बाहर कोई यूट्यूबर बैठा हुआ है और वो इस किस्म का कोई बयानिया बना रहा है तो उससे तहरीक इंसाफ का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स है बिल्कुल हम उनको ऑन करते हैं। अगर इसके अलावा कोई और अपना कोई बयानिया बना रहा है उसका कोई सहाफ़ी है तो उससे तहरीक इंसाफ का कोई लेना देना नहीं है। रजा साहब आप क्या कहेंगे सर, अगर हम आगे बढ़े इस मामले को समेटते हुए आगे? चीज की मजम्मत करता हूं जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा। अच्छा, आप मजम्मत करते हैं? आप वो जो नारे मरियम नवाज लगाती थी उसका मजम्मत करते हैं भट्ट साहब? वो सारे वो जिनके खिलाफ नारे थे वो जेल में है। एक वो जो गिरा है उसको होश नहीं है, वो भी किसी को शक्ल नहीं दिखाता। ये आप लोगों के जो जितने बंदे थे ना साबे अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। लेकिन वैसे शफी जान साहब भट्ट साहब ने एक मुजम्मत की है, बात बताऊं जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हो कहते हैं मैं बात कह रहा हूं इनको मैं आप ये कह दो कि जो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा उसका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। कहें जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा हम उसकी मुजम्मत करते हैं। पाकिस्तान मेरी ईमान का हिस्सा है, ता क़यामत कायम रहेगा पाकिस्तान। और नौरीन ने ये जो उसकी बहन ने कहा उसकी भी मजम्मत करें। पाकिस्तान आप बाई नेम फिर आप भी मैं भी शुरू कर देता हूं। चले रजा अरून से देखा, ये इनकी सोच है सर। वो कह रहे जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा उनकी मैं मजम्मत करता हूँ। रजा अरून साहब आप इस इशू को समेट के आगे बढ़ने AJ के इलेक्शंस पर आप बताइए सर, हाउ टू मूव फॉरवर्ड। ये इस तरह की पहले मैं देखा मौलाना फजल रहमान साहब ने गुफ्तगू की, उस पर बहस हुई, ये एक ट्रेंड क्यों चल पड़ा है? अब नौरीन न्याजी साहबा ने बात कर दी है। देखिए नौरीन न्याजी साहबा का तो शफी जान साहब ने एक्सप्लेनेशन भी दे दी, क्लैरिफिकेशन भी दे दी। हमें उसको फेस वैल्यू पे लेना चाहिए। ये सियासी जमातों का ये रवैया होना चाहिए कि हमें जगह छोड़नी चाहिए, हमें हर किसी को हर वक्त कॉर्नर नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब की बात है, वो एक बड़े सीरक सियासतदान है, बड़े सीनियर सियासतदान है, और मैं तो उनका बड़ा फैन हूँ कि जब भी वो बात करते हैं उनकी बात सुनने से ताल्लुक रखती है। क्योंकि कितने नपी तवीली जुबान में गुफ्तगू करने के आती है, बड़ी से बड़ी तनकीद हो, बड़े से बड़ा जो है गुस्सा हो उनका, लेकिन वो हमेशा उनका ये माजी रहा है कि उन्होंने हमेशा बड़ी नपी तुरी जुबान में, बड़ी खलूस के साथ, बड़ी अखलाकियात के दायरे में रहते हुए उन्होंने हमेशा बड़े बड़े बयान दिए। और मैं इस बात का कायल हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो चंद बड़े सियासतदान हैं उसमें फजल रहमान साहब का नाम आता है, जिनको बात कहने का और बात सुनने का और बात करने का सलीका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उनका ये हालिया बयान है शोहदा के हवाले से और पेटी के हवाले से और तनख्वाह के हवाले से, ये मेरे ख्याल में स्लिप ऑफ टंग है। ये काबिल कबूल नहीं हो सकती है। कोई भी फौजी, हमारा जवान जो है वो तनख्वाह सरहदों की हिफाजत की लेता है और हमारा वो, लेकिन वो तो बयान पे बरकरार है अपने मौलाना फजल रहमान साहब। आप कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग है, वो स्लिप ऑफ टंग नहीं मान रहे। नहीं देखे, वो ना माने वो उनका मसला है। मैं तो, आपने मुझसे मेरी राय पूछी है तो मेरी राय मेरे ख्याल जबान की फिसलन नहीं हो सकती ना, हो सकता है इरादी तौर पे कहा उन्होंने, हम उन्हें ये तो मार्जिन क्यों दे रहे हैं कि उनका स्लिप ऑफ टंग हो सकता है? अनवर भाई नियतों के हाल तो मैं नहीं जानता ना, नियतों के हाल तो अल्लाह ताला जानता है, फजल रहमान साहब जानते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई काबिल एतराज बिल्कुल और बिल्कुल काबिल एतराज है और नाकाबिल कबूल बयान है। मौलाना साहब को चाहिए कि नजरसानी करें। बाज़ औक़ात इंसान से गलती हो जाती है, अदायगी में गलती हो जाती है। अक्सर मैं देखता हूँ कि अब उनके जो मैं रहनुमाओं को देख रहा हूँ टीवी में आके, वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि मौलाना का कहने का मतलब ये था। तो जिस वक्त आपके लीडर के बयान को जवानों को आकर ये कहना पड़ जाए कि हमारा कहने का मतलब ये नहीं ये था, उस वक्त लीडर को सोचना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए कि उससे यकीनन कोई ना कोई ऐसी स्लिप ऑफ टंग हो गई है। मैं आज ही मौलाना साहब का एहतराम करता हूँ, सीनियर आदमी है, लेकिन ये बयान मैं समझता हूँ इससे पूरे पाकिस्तान के अवाम को दुख पहुंचा है, दिल आजारी हुआ है। मैं आपसे शफी जान साहब AJ के इलेक्शंस पर भी सर, वो आपने लास्ट टाइम भी आपसे भी बात हुई थी, अली बुखारी साहब से, कल सेंटर हुमायूं साहब थे, बड़ी अब तो जो है वो मुकाबला हो रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, जैसे GB में हुआ था
तो पॉलिटिकली कोई इस पे नजरसानी की गुंजाइश है? क्योंकि साथ में ये भी बात चल रही है ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की, जो बिलावल साहब का आइडिया, आज भी उन्होंने कोटली में तकरीर करते हुए कहा कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएं और जो मामलात हैं उनको अगर पॉलिटिकली हम हल कर लें तो पीसफुली वोटिंग भी होगी और इलेक्शन भी लड़ा जाएगा। पीटीआई कहाँ खड़ी है सारे सिनेरियो में? देखिए, जहां तक कश्मीर इलेक्शन की बात है अनवार साहब, जो तहरीक इंसाफ का डिसीजन था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। एक हफ्ता रहता है कश्मीर इलेक्शन को, और कश्मीर इलेक्शन में वो गहमा गहमी नजर नहीं आ रही जो नजर आनी चाहिए थी, जो जीबी के इलेक्शन में थी। आपने देखा होगा कि हमारे रजा हरून भाई यहाँ पे मौजूद है, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग वहां पे गए थे और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की ये बयान है कि वहां पे लोगों का बर्ताव उनके साथ अच्छा नहीं था और उनको वापस आना पड़ा। देखिए, कश्मीर में बिलावल ने तो आज जलसा किया सर, बिलावल साहब ने तो नहीं, जलसा किया नहीं, कोटली में। मैं कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, अच्छा। जब ये महीने के स्टार्ट में जब ये कैंपेन शुरू करने जा रहे थे। देखिए, बिलावल साहब ने बिल्कुल आज जलसा किया होगा, लेकिन देखिए आज भी कश्मीर की आवाम जो है वो अपने हुकूक के लिए सड़कों पे है। इन हालात में कैसे वहां पे इलेक्शन होगा? ये देखिए प्री पोल रगिंग है, इतनी जल्दी किस बात की है? हुकूमत को पता है उन्होंने जीबी में भी इलेक्शन हारा है और ये पहली हुकूमत है जो इक़्तिदार में होती हुई जीबी का इलेक्शन हारा है। चार इलेक्शन हो गए जीबी को, पहले 3 इलेक्शन जिसकी फेडरल में हुकूमत होती थी वो इलेक्शन जीत जाता था। ये पहली हुकूमत है जिसने इलेक्शन हारा, क्योंकि इनके पास बयानिया कोई नहीं है। पाकिस्तान का पट्टा इन्होंने बिठा दिया, इकोनॉमिक कंडीशन का बुरा हाल है, गरीब का बुरा हाल है। इकोनॉमिक कंडीशन आपके सामने, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, किसी एक सेक्टर में हुकूमत ने कोई खातिर कारकर्दगी नहीं दिखाई। जहां तक कश्मीर की बात है, जब तक कश्मीरी अवाम सड़कों पर है और वो अपनी हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, इन हालात में वहां पर इलेक्शन का इनेकाद मुझे नहीं लगता कि बेहतरीन तरीके से होगा। कश्मीरी अवाम अपने वोट का जो इस्तेमाल है वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। अच्छा। अगर इसको थोड़ा लेट कर लेते तो बेहतर होता। अलबत्ता भी इलेक्शन ये कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो टर्न आउट होगा या वो गेमा गेमी या वो दिलचस्पी और कश्मीरी आप अवाम ट्रुथ की एंड होगी। रिकंसिलिएशन कमीशन की सजेशन को वेलकम करते हैं? आप लोग समझते हैं? देखिए जो मुहायदा हुआ था जैक के दरमियान, एक्शन कमेटी की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके गवर्नमेंट के दरमियान, दोनों को उसका पास रखना चाहिए था, एक्शन कमेटी को भी और गवर्नमेंट को भी। लेकिन ये इस गवर्नमेंट में एबिलिटी नहीं है एंगेज करने की, बातचीत की। ये कहते हैं हम सालसी का रोल, ये तो ईरान और अमेरिका के दरमियान इन्होंने प्ले कर दिया है, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में अभी कामयाब होते नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ इनका हमारा जो है बॉर्डर बंद किया हुआ है, वहां पे ये कश्मीर अवाम सड़कों पे है। बलूचिस्तान की हालत आपके सामने है। खैबर पख्तूनख्वा में इनके बंद कमरों के फैसलों की वजह से जो हालात है वो आपके सामने है। दाखिला पॉलिसी इनकी खैबर जीरो है। पख्तूनख्वा की कोई जिम्मेदारी तो आप भी लेना शफी जान साहब, इस तरह तो ना नहीं करें ना देखिए, सर। अच्छा अनवार साहब, एक बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ, बिल्कुल उसकी हम जिम्मेदारी जिम्मेदारी कुछ लेंगे। आप तो लेना सर। अब सुन ले ना, बिल्कुल हम जिम्मेदारी लेंगे। हमारी हुकूमत है यहाँ पे। ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है वो सूबाई हुकूमत की वजह से हो रहा है। सूबाई हुकूमत हमारे साथ एक पेज पे नहीं है। मैं चले एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, हम बिल्कुल मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम मुज़ाकरात के हामी हैं। बलूचिस्तान में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बलूचिस्तान में तो इनके साथ फेडरल गवर्नमेंट नून की है, रियासत इदारी भी इनके साथ एक पेज पे है। तो फिर वहां पे किसकी नाकामी है? पीपल्स पार्टी की? क्या वो इस्तीफा देगी? क्या फेडरल हुकूमत ये नाकामी अपने खाते में डालेगी? या रियासती इदारे अमन अमान में वहां पे नाकाम हो गए हैं? तमाम लोग एक पेज पे होते हुए 80% बलूचिस्तान नो गो एरिया बन चुका है। इसका जिम्मेदार कौन है? जी भट्ट साहब, मुझे इजाजत देंगे? जी सर, जी भट्ट साहब का जवाब सुनने। जी भट्ट साहब, और सुन के जाए शफी जान साहब, ये जो सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं अभी तकरीर किया, सुन जी के जी जाएं। प्लीज सर सुन रहे हैं। सबसे पहले ये बात है कि आपने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में हिस्सा लिया। आपने बड़े दावे किए कि 25 साल की उम्र का सारा जो वोटर है वो हमें वोट देगा। वहाँ का हाल, आप आगे जाए। सुने अभी बताते ना, वहाँ 45 47 का कोई चक्कर नहीं था। वहीं पे फॉर्म मिले, वहीं से साइन हुए और सुने आप भाग गए वहां से। अब आप आजाद कश्मीर में तो भाग गए हैं, आपके पास बंदे नहीं थे। आपने 3 दिन पहले ऐलान किया कि हमने सब जवानों को टिकट देने हैं, हर चीज़ तैयार है, हमने अनाउंस करना है। 2 दिन बाद आप भाग गए। बात यह है अब आपकी जो हालत है वही। और दूसरा आपने कहा दहशत गर्दी। आप मुझे बताएं KPK में 15 साल से आपकी हुकूमत है। दहशत गर्दी का अभी आप कह रहे हैं कि दहशत गर्दों से हम बात करें। जो दहशत गर्द, अगर मुझे आप बताएं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो लोग जो पाकिस्तानी हैं, अगर वो भटक गए उनसे बात करना ठीक है। जो अफगानिस्तान से उठ के दहशतगर्द हमले करते हैं, अपने हमारे नौजवानों को शहीद करते हैं, अवाम को शहीद करते हैं, उनके साथ हम बात करें? उनके साथ बात नहीं है, उनके साथ वही बात है जो वो करते हैं। यही चीज़ आपके हमें ले बैठी है कि आपने वो 40,000 दहशतगर्द वहाँ से छुड़ाए जो वो इधर आए। अब आप कहते हैं उनसे बात करें। बलूचिस्तान में जो लोग पहाड़ों पे चले गए, हुकूमत ने उनसे बात की कि वापस आए, मिलते हैं। लेकिन वो लोग जो प्रॉक्सी वार में जो हिंदुस्तान की बात मान रहे हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मन है, उनसे बात नहीं होती। उनसे बात गोली है जो होगी, जो हमें गोली मारेगा उसको गोलियां ही मारेंगे।
बात उनसे होती है जो पाकिस्तानी लोग भटक गए हैं वो वापस आ जाए। ये आपका रवैया है, ये आपका तरीका है, इसीलिए आपकी ये हालत है। आज भी कहता हूँ कि दहशत गर्दी का जब भी हो पाकिस्तान पे कोई बाहर कोई मुल्क इसमें इन्वॉल्व हो तो खुदारा उस पे एक पेज पे हो जाया करें, अपने इंटरनल मसाइल Important बात खत्म है। हो जाते हैं। बट साहब, ये लेकिन भी इस तरह का आपकी बातें हैं ना, ये आपको जी बट साहब ये भी बताएगा, रजा हारून साहब भी, शफी जान साहब भी, ये तो आपने उनका जवाब दिया। बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि जी वो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की उन्होंने बात की है, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी उन्होंने खत लिखा है और वो कह रहे हैं कि इस हवाले से मामलात को सियासी तौर पर आगे चलाएं। आप PMLN से, आपको भी मैं देखता हूँ, आप भी इसमें एक्टिव हैं, इसका भी सर जवाब दीजिएगा जरा। देखें, मुझे तो ये बात नहीं समझ आती कि आप इधर भी हैं आप उधर भी हैं। ये बातें कैसे हैं, लोग को इसको हजम नहीं करेंगे। मुझे बताएं, आप कह रहे हैं 12 सीटें ख़त्म करें, मुझे बताएं जब ये शुरू में एक्शन कमेटी की इस तरह की जो मुतालबात थे, यहाँ से तारक फजल चौधरी और अमीर मकाम वजीर हैं वो गए, उनके साथ बात हुई, 35 मुतालबात उनके मान लिए गए। ये 2 मुतालबात जो वो कहते थे कि सीटें ख़त्म करें, वजारतें ना दें, ये भी बात माने, लेकिन कहा कि ये आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये फैसला जो असेंबली है वो करेगी। इनको चाहिए था इलेक्शन लड़ते, असेंबली में आते, अपनी मेजोरिटी लाएं और बिल जो है वो मर्जी पास कर लें। लेकिन पीपल्स पार्टी को भी एक जगह होना चाहिए, वहाँ भी आप इधर हैं इधर भी आए। अब आप कहते हैं 12 सीटें ख़त्म करें, तो फिर आप मुझे बताएं, आप पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं कश्मीर के लोग, आप उनके साथ ये क्या बात कर रहे हैं? उनके साथ इंसाफ कर रहे हैं कि वो उनकी वोट का हक आप उनसे ले रहे हैं। हाँ, रजा साहब इसका जवाब दीजिएगा सर। वो कहते हैं कि एक तरफ होना चाहिए ना, विकेट की दोनों तरफ नहीं होना चाहिए। भाई देखिए, जो जहां तक एक्शन कमेटी के एहतजाज का ताल्लुक है, प्रोटेस्ट का ताल्लुक है, अगर वो पीसफुल रहते और पीसफुल तरीके से करते रहते तो उसमें किसी को कोई इतराज नहीं है। लेकिन जहां तक मामला है कि जी किसी कानूनी आईनी पहलू को वो टच करें कि जी 12 सीटों का मामला है और वो किसी एहतजाज के नतीजे खत्म हो जाए, तो फिर तो रियासत की रिटी खत्म हो जाती है। रियासत की रिट ये तो नहीं होती कि आईनी मामला सड़कों पर तय होंगे। रियासत की रिट ये तो नहीं होती कि अब अगर 1 लाख आदमी या 50,000 आदमी सड़क पे जमा कर लें तो रियासत अपना आईन चेंज कर ले, अपना कानून चेंज कर ले, अपने प्रोसीजर चेंज कर ले। उसका तरीका डायलॉग होता है और वो डायलॉग ही रहने चाहिए थे। लेकिन जब उसमें तशद्दुद का रंग आ जाता है और यहाँ तक आ जाए कि रियासती एहलकार शहीद हो जाए, तो फिर ये मामला जो है प्रोटेस्ट से एक कदम आगे चला जाता है। फिर ये सोचने में मजबूर होता है कि भाई आया ये सिर्फ 12 सीटों का मामला है, हकूक का मामला है, या किसी और मुल्क के एजेंडे या हमारे दुश्मन के एजेंडे पे दानिस्ता नानिस्ता तौर पे प्ले हो रहे हैं। तो ये बड़ी नाजुक चीजें होती हैं। इसके ऊपर बिलावल साहब का मशवरा बिल्कुल दुरुस्त है, साहिब है कि इसके ऊपर वजीर आज़म साहब जो है वो इस पे एक्शन ले सकते हैं, कमीशन बना सकते हैं, बैठ के बातचीत हो सकती है। लेकिन स्टेट की रिट के ऊपर चैलेंज नहीं कर सकता। स्टेट की रिट के साथ मुज़ाकरात होते हैं। किसी प्रोटेस्ट के नतीजे में, किसी डेमोन्स्ट्रेशन के नतीजे में आप कानून और आइन को तब्दील नहीं कर सकते, प्रोसीजर को तब्दील नहीं कर सकते। तो ये तो बड़ी तय बात है। मुज़ाकरात, बातचीत, यस ऑफ कोर्स हमेशा होनी चाहिए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का जो मामला है, दहशतगर्दी का मामला है, और दहशतगर्दी मामले में इंसानी जाने और मासूम पाकिस्तानियों को एट विल अगर आप आकर के मासूम निहत्ते पाकिस्तानियों को शहीद कर रहे हैं, तो फिर उन एलिमेंट से तो बातचीत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक वो हथियार ना फेंक दें। तो हमारी रियासत के इन मामलात में जहाँ टेररिज्म इन्वॉल्व हो, जहां हमें मालूम हो कि इंटरनेशनल फोर्सेस बैरूनी मुल्क के जो हालात हैं, बैरूनी मुल्क के जो हाथ हैं, इनके पीछे हैं, ऐसे मामले में रियासत पीछे नहीं हट सकती। अनवर भाई, ये तो बड़ी सुबकी वाली बात है। हाँ बिल्कुल, अगर वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं, चाहे वो दहशतगर्द हो या ये JEC वाले, तो खैर एक्शन कमेटी वाले भी उस लेवल पे नहीं है। लेकिन अगर मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकलता है, बातचीत का कोई रास्ता निकलता है, तो उससे पहले तमाम एलिमेंट्स को, तमाम फैक्टर्स को हथियार फेंकने होंगे। उनको हथियार रियासत के सामने फेंकने होंगे, फिर मुज़ाकरात की टेबल पर आना हो। बिल्कुल, फेयर एनफ जी। वक्त मेरा खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया सेनेटर नासिर भट्ट साहब, शफी जान साहब आपका बहुत शुक्रिया, और रजा हारून साहब। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी। अब हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद आएंगे तो हम मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, जिसमें काफ़ी संगीनी पैदा हो रही है, उसका अहाता करेंगे। वक्फे के बाद वक्फा ले लीजिए।
वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब ने। सर आपका बहुत शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू करेंगे जो ये रीसेंट हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कशीदगी में इजाफा हो गया है और 8वें दिन भी अमरीकी अफवाज की जानिब से फ़िज़ाई हमले किए गए हैं और ईरान के अस्करी तनसीबात के साथ साथ जो सिविल तनसीबात है उन पर भी हमले हो रहे हैं। ईरान की जानिब से भी इसको स्पेक्ट्रम को बढ़ाया गया है और जॉर्डन में जो अमेरिकन बेस है उस पर उन्होंने हमला किया है और 2 अमरीकी जो उनके हलाक होने की खबरों की तस्दीक खुद सेंटकॉम ने भी की है। तो जमील अहमद खान साहब, ये जंग का फैलाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब नए हार्मोज के हवाले से ये मामला उठा और अब वो बाबुल मंदब की भी बातें चल रही हैं इंटरनेशनल मीडिया में। इस एस्केलेशन को आप किस तरह देख रहे हैं? कुछ ज़्यादा एस्केलेशन की तरफ मामला जाएगा या जैसे वो, आप तो डिप्लोमेसी के माहिर हैं, वो कहते हैं एस्केलेशन एंड देन डी एस्केलेशन, उस तरफ जाएगी बात? जी एग्जैक्टली, और आपने वो बात कर दी। वो दरअसल यही है कि जो ये लगता ये है, तमाम हालात व वाक़यात सामने अगर रखे जाएं, जिसमें आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि ये एस्केलेट हो रहा है, जॉर्डन का आपने जिक्र किया, और ये जो हमले हुए हैं मुख्तलिफ, और एक आठवां दिन भी हमला जारी है, जी। तो उससे तो एक आम तासुर यही मिलता है, जो बात सही भी है कि एस्केलेट हो रहा है। क्योंकि दुनिया ने देख लिया था कि एमओयू के वक्त एक सुख का सांस लिया था दुनिया ने, और पूरे खिते में लोग मुतमईन हो गए थे कि चलिए अब कुछ आस उम्मीद बढ़ गई है कि इस खिते में कोई स्टेबलाइजेशन होगी। लेकिन बाद में ये सिलसिला शुरू, ये बात दुरुस्त है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि जितने भी हमले हो रहे हैं वो कैलिब्रेटेड हमले हो रहे हैं, जिसको कहा जा सकता है बड़ी आसानी से कि ईरान मिररिंग कर रहा है हमले की। जितने हमले उस पर होते हैं, जितनी मर्तबा होती हैं, जितने टारगेट पे होती हैं, उतनी टारगेट पे वो हमले वापस करता है ईरान। ये खूबसूरत बात है, और ये इस बात का सबूत मिलता है कि अगर एस्केलेशन है तो वो अमेरिका की तरफ से एस्केलेशन हो रही है। ईरान तकरीबन उतने ही, अगर वो 80 टारगेट्स को एंगेज किया है, तो ईरान ने भी 82 टारगेट को एंगेज किया है। 2-3 का फर्क डाल के ईरान अपनी सबकत रखना चाहता है। लेकिन ये शुरू किधर से हुआ? उन 3 शिप्स पर जिसको कि टारगेट किया गया था, एक सऊदी अरब, एक कतर और एक सिंगापुर का। तो वो 3 शिप्स का, अब उन 3 शिप के बाद अमेरिका ने कहा कि तो खिलाफ वर्जी हो गई एमओयू की, और ईरान कहता है कि आप पढ़ लें, जो उसका क्लास नंबर 5 है एमओयू का, उसमें लिखा हुआ है, आपने ही लिख के, आपने प्रेसिडेंट के दस्तखत से दिया हुआ है कि इस तमाम को मैनेज ईरान ने करना है, तो हम तो मैनेज कर रहे हैं और हमारे अथॉरिटी के बगैर जहाज नहीं गुजरेंगे। तो ये इंटरप्रिटेशन का फर्क आ गया। मैं आगे चल के इसको बयान कर दूंगा कि ये इब्हाम कैसे पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, और इस इब्हाम को अगर चंद दिन और उस पर लग जाते, जिस तरह के पाकिस्तान और कतर भी कोशिश कर रहा था, और उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया था स्विट्जरलैंड में पहले राउंड के बाद, जो टेक्निकल टीम ने मीटिंग की थी, उसके बाद उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट में बड़ी वजाहत के साथ एक फ्रेमवर्क को, उस एमओयू को सपोर्ट करने के लिए, कि अगर कोई गलतफहमी होती है तो उसमें एक डी कन्फ्लिक्शन कमेटी की बात की गई थी, उसमें कम्युनिकेशन लाइन की बात की गई थी। माजरत क्या, जब ईरान को लगा, और जैसे आप सही कह रहे हैं कि क्लॉज 5 में था कि ईरान मैनेज करेगा जो ट्रैफिक गुजरेगी 60 दिनों के लिए, अगर उनको लगा कि वो सदर्न रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, ओमानी वाटर से गुजर रहे हैं, तो क्या बेहतर ना होता कि अगर कतर जो मीडिएटर था पाकिस्तान के साथ, उनके जो है कमर्शियल टैंकर्स को हिट करना, या सऊदी अरब जिनका बड़ा कलीदी किरदार था, अगर इन्हीं मीडिएटर से ये रब्ता करके अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात उनका इजहार करते, तो जब एम्बेसडर साहब फॉर अ थॉट, जी बिल्कुल, बेहतर ना देखिए होता? आइडियल तरीका तो यही था। हाँ। दरअसल हमें इस चीज को समझने के लिए ये बात समझना होगा कि ईरान में आयतुल्लाह अली खमैनी साहब शहादत से पहले उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया था सारी कमांड को, और पासदारान के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कमांडर हैं उनको भी इख्तियार मिल गया था। उनको एक लाए अमल दे दिया गया था कि ये एमओयू है, ये हमारी पॉलिसी है, इस पॉलिसी के तहत कोई जहाज यहाँ से नहीं गुजर सकता। उन्होंने अपना फैसला कर लिया, और मोफा ने, ईरान के वजारत खारजा ने कह दिया कि भाई ये हमारी सिस्टम की गलती मालूम होती है, तो गलती भी तस्लीम हो गई एक लिहाज से। अब उसके बाद ये थर्ड फरीक जो कि अमेरिका है, उसने एमओयू का सहारा लेके कि ये एमओयू की वायलेशन हुई है, उसने इन प्रोपोर्शनेट, यानी वो बगैर प्रोपोर्शन के, यानी कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में दिया हुआ है कि अगर कोई ऐसी मुल्क अगर आप पर हमला करता है तो आप प्रोपोर्शनेटली उस पर हमला कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते हैं कि अगर आपने कोई पत्थर मारा है आपको तो आप उसको एटम बम मार दें। तो लिहाजा अमेरिका ने, जो थर्ड फरीक था जिसके जहाज भी नहीं थे, और अगर इसमें दिया हुआ है इंटरनेशनल कानून में कि अगर
फ्री आप नावों से अगर वेसल गुजरते हैं, इनोसेंट वेसल, और उन पर कोई हमला होता है, तो जिस मुल्क का झंडा उस वेसल पर है, यानी कि उस शिप पर है, तो वो मुल्क उसकी चंद तरीकाकार है कि क्या एक्शन ले सकता है वो, ठीक। और उसमें वो भी उसी में दिया हुआ है। तो वो तो उन्होंने किया नहीं। थर्ड फरीक जो है वो चौधरी बन के उसने अटैक कर दिया ईरान पर। तो ये एक गलती को बड़ी गलती से रफा करने की कोशिश की। उस बड़ी गलती के बाद जाहिर है यहाँ ईरानी कौम ने एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के आगे 107 दिन खड़ी रही। जी। तो वही उसके ईरानी कौम के लिए और दुनिया के लिए एक ताज्जुब की बात है कि इतनी बड़ी ताकत के साथ मुकाबला करती रही, और उसी की वजह से ये तिलमिलाहट है पूरी दुनिया में कि, और ये अमेरिका में, और उसी की वजह से ये फ्रस्ट्रेशन है, और उसी की वजह से मिड टर्म इलेक्शन में एक डिक्लाइन सा आ सर रहा वो है। तो उधर आ रहा है, लेकिन उसकी जो इफेक्ट है, उसकी हिट है, वो ईरान को भी पड़ रही है और पूरे खित्ते को हम समेत पेट्रोलियम प्राइसेस की सूरत में। और जाहिर बात है ये भी खदशात का इजहार हो रहा है कि हॉरिजेंटली ईरान उसका रिप्लाई करता है। पहले हमने देखा यूएई हिट हो रहा था, कतर हिट हो रहा था, इस मरतबा जॉर्डन है, सीरिया है, और इराक में भी कुछ जगहों पर हमले किए गए हैं, कुवैत है। तो इसका कितना खदशा है कि खुदा ना खास्ता ये वॉर जो है ये फैल जाए? ये जंग जब शुरू होती है ना, तो फैलने के खदशात तो होते हैं, लेकिन अगर अब तक के जो इस वक्त दोबारा जंग शुरू हुई है एमओयू के बाद, उस पे अगर नजर डालें, तो मैंने जैसा कि बताया कि बड़ा कैलिब्रेटेड, यानी कि मिरर करके उसका जवाब दे रहा है ईरान। ठीक। जैसे जैसे बढ़ाता है अमेरिका, वैसे वैसे ईरान। मिसाल के तौर पर अमेरिका ने गुज़श्ता शब डिसैलिनेशन प्लांट पर, वाटर प्लांट पर हमला किया, और पावर प्लांट पर और उसके जवाब में ईरान ने कुवैत के पावर प्लांट पर और उस पर डिसैलिनेशन प्लांट में हमला कर दिया। तो ईरान ये वार्न कर चुका है कि जितने भी बेसिस हैं, जहां जहां से हमारे ऊपर हमला हो रहा है, हम उसको टारगेट करेंगे, और यही उन्होंने किया। क्योंकि जो तो जो अब आप समझती है टिट वहां फॉर टैट कब तक चलेगा सर? ये टिट फॉर टैट ज्यादा से नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से इंडिया, ये दोनों तरफ के जो जो हालात और वाकयात हैं उसमें दोनों मुतामिल नहीं हो सकते हैं। ना अमेरिका एक प्रोलॉन्ग वॉर के लिए 12,000 मील से दूर बैठकर इतनी बड़े मुल्क के खिलाफ, ये इराक नहीं है, ये ठीक। अफगानिस्तान नहीं है, ईरान उससे बहुत मजबूत और बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ा रगड़ किस्म का मुल्क है, बहुत अपनी इज्जत व वकार व तकरीम को कि कोई हिफाजत करना जानता है, जो उसने सही। साबित कर दिया। बिल्कुल। तो उस तमाम लिहाज से मैं समझता हूं कि ये दोबारा टेबल टॉक पर अगले चंद हफ्तों में से बहुत पहले चंद दिनों में भी अगर आ जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि वो वक्त का तकाजा होगा और ये कर लेंगे ये। अच्छा, आप समझते हैं कि ऐसी सूरत इंशाल्लाह ये बनेगी और डीएस्केलेशन की तरफ जाएंगे? ग्राउंड इन्वेजन आपको नजर नहीं आ रही? ग्राउंड लास्ट में इन्वेजन तो वो अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर अफोर्ड करता होता तो 107 दिन में वो हॉर्मुज़ का कब्जा करके बैठ ठीक। जाता। लिहाजा वो नजर नहीं आता। ओके। एक आध जजीरे पे कोशिश करेंगे हिट एंड रन, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। थैंक यू सो वेरी मच जमील अहमद थैंक खान यू। साहब, आपने हमारे ये साथ बात नशिस्त है। की। कुर्बान बलूच साहब हमारे साथ ये जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं। कुर्बान बलूच साहब, ये बताया जा रहा है कि जो ईरान के वज़ीर दाखिला हैं सिकंदर मोमनी साहब, वो पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं। कितना अहम इसको दौरा आप समझते हैं? क्योंकि हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, वो ईरान मुतअद्दिद बार गए जब पाकिस्तान इस मुज़ाकराती अमल में और सालसी के अमल में पेश था, और उनसे सिकंदर मोमनी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई और अब्बास अराची साहब से भी हुई। आप किस तरह देख रहे हैं इस दौरे को? अहम दौरा है उसकी टाइमिंग के लिहाज से स्पेशली? जी बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर जो ईरान के वजीर दाखिला हैं इस्कंदर मोमनी, वो आला सतही वफद के साथ कल इस्लामाबाद के दौरे पे आ रहे हैं। दो रोज़ा दौरा है। यकीनी तौर पर जो कशीदगी अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा शुरू हुई है, और मैं समझता हूँ कि ये पहले वाली सूरत हाल से ज्यादा कशीदा और दुनिया के लिए खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर रही है। क्योंकि ईरान ने जो इल्जाम लगाए हैं कि अमेरिका की तरफ से उनके ईरान के एटमी तनसीबात पे हमले किए गए और सिविल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ईरान उसके बदले में कुवैत और बहरीन के जो तनसीबात हैं अमेरिका के, उनको तो निशाना बना रहा है। लेकिन सूरत हाल यहाँ तक पहुंची है कि अब अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने इस सूरत हाल पे तशवीश का इज़हार किया है और दोनों मुल्कों को ये रिक्वेस्ट की है और तंबीह की है कि वो
तहम्मुल का मुजाहरा करें, सब्र का मुजाहरा करें। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने कोशिश की पिछले 4 माह में और बाकी ममालिक ने, अमेरिका की जारहत ने और अमेरिका के हमलों ने इस सूरत हाल को, सारी कोशिशों पे जो पानी फेरा है या पानी फिर रहा है, वो एक खतरनाक है। वो न सिर्फ अमेरिका मिडिल ईस्ट के लिए खतरनाक है, वो दुनिया में अमन के लिए एक खतरा बन रहा है, क्योंकि इससे सारी मिडिल ईस्ट का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जी ऑयल और तेल का सप्लाई जो मुतासर होगा, तो सारी दुनिया में जो तेल सप्लाई, मैशत की जो सूरत हाल है वो मुतासर हो रही है। एक तो ये है कि ईरान के वजीर दाखिला कल 2 रोजा दौरे पे आ रहे हैं, वो पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे और उसमें यकीनी तौर पर जो प्रायोरिटी, अवलीन तरजीह वही है कि अमेरिका ईरान के दरमियान जो कशीदगी है उसको खत्म किया जाए। और इसके अलावा एक अहम दौरा कल से पाकिस्तान का हो रहा है, वो कनाडा की वजीर जो खारजा है जी जी अनीता आनंद, जी वो इस्लामाबाद आ रही है। वो भी अहम दौरा है, क्योंकि आलमी जो भी ममालिक हैं, आलमी स्टेक होल्डर्स है, वो पाकिस्तान से अभी भी तवक्का लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तानी वो किरदार है, पाकिस्तानी के पास ही वो एक ताकत है या उनकी कोशिशें हैं कि बिल्कुल दोनों मुमालिक के दरमियान ये जो कशीदगी है, जो अब खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर रही है, ठीक जिससे सारी दुनिया, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के पाकिस्तान जैसे ममालिक की जो उनकी मैशत है, छोटी छोटी मैशत है, जी जी वहाँ ऑयल प्राइस बढ़ रही है और जो मैशत है वो मुतासर हो रही बिल्कुल है, जिससे सारी दुनिया में सूरत हाल इंतहाई एक जो है गंभीर वो और शक्ल अख्तियार कर। बलोच साहब, आपने दो अहम दौरों की बात की और हाल ही में जो हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेंटर इकसार डार साहब का दौरा चीन था, वो भी इस हवाले से अहम था क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की जानिब से स्टेटमेंट्स भी सामने आई और फील्ड मार्शल साहब सैयद आसिम मुनीर साहब का दौरा तुर्किया वो भी खसूसी अहमियत का हामिल है। इन कड़ियों को हमें ज़रूर मिलाना होगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, स्पेल भी अपना इस हफ्ते के अख्ताम को पहुँचता है। आपका शुक्रिया बलोच साहब। और साथ में फीफा वर्ल्ड कप का जो अल्टीमेट फ़ाइनल है वो आज खेलने जा रहा है स्पेन और अर्जेंटीना के दरमियान। पीटीवी स्पोर्ट्स से ज़बरदस्त, मैं इस मौके पर ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने बेहतरीन किस्म की इसकी कवरेज भी दी है। मेरे जैसे बहुत से फुटबॉल के शायकीन हैं जिन्होंने लम्हा बलम्हा सनसनीखेज मुकाबले देखे और ये जो आज रात 12 बजे टाकरा हो रहा है यूरो चैंपियन स्पेन और कोपा अमेरिका चैंपियन अर्जेंटाइन जो डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, तो अब देखना होगा कि क्या अर्जेंटीना अपने वर्ल्ड कप की जीत को डिफेंड कर पाएगा या स्पेन 16 साल बाद वर्ल्ड कप का जो कप है दोबारा उठाने में कामयाब हो जाएगा। तमाम ऑल आइज ऑन वर्ल्ड कप, तो देखते हैं कि अपनी अपनी जो फेवरेट टीम है उसको ज़रूर पिक कीजिएगा। पीटीवी स्पोर्ट्स पे मैच को मुलाजा कीजिएगा। मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच के टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।